अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसानों के एहतजाज के मुतल्लिक। इंडिया में किसानों का एहतजाज हो रहा है जो कि कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, 15-20 दिन, महीने की बात नहीं है। अब कई महीनों तक ये सिलसिला जा चुका है। कई महीने से किसान एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन पंजाब में, दिल्ली में एहतजाज हो रहा है और मुल्क के दूसरे बहुत सारे हिस्सों में एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन मोदी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अब ये जो एहतजाज है ये इंटरनेशनलाइज हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, दुनिया के मशहूर जो लोग हैं वो इस एहतजाज के ऊपर बात कर रहे हैं। इसी एहतजाज के ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे। एहतजाज के मुतल्लिक आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। इस एहतजाज की मुकम्मल डिटेल, इनके मुतालबात क्या है, हुकूमत ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। ये भी बातें हो रही हैं जैसा कि दोनों मुल्कों की ये एक रवायती बन गई है कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है, अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो वो डायरेक्ट इंडिया पर इल्ज़ाम लग जाता है। यानी दोनों तरफ से ब्लेम गेम चल रही है, हमेशा से 70 सालों से ही चल रही है। तो इसी तरीके से अब भी ये बात कर रहे हैं इंडिया में लोग कि पाकिस्तान इस सारे एहतजाज के पीछे है। तो हम बात करेंगे हम पाकिस्तान का इस सब में क्या फ़ायदा है। इस एहतजाज की अगर हम बात करें, इसकी डिटेल को देखें तो पिछले साल यानी कि 2020 में सितंबर के महीने से ये एहतजाज शुरू है। एहतजाज इस बात पर शुरू हुआ कि मोदी हुकूमत ने 3 मुतनाज़े ज़री कवानीन मुतारफ़ करवाए, 3 बिल लेकर आए गए जो कि कहा गया कि ये किसानों की भलाई के लिए है, उनके फ्यूचर में जो मतलब कि ज़राअत के शोबे में बेहतरी के लिए ये बिल हम लेकर आए हैं। लेकिन ओपोजिशन का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ था, इंडियन ओपोजिशन का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंडिया की जो ओपोजिशन है उनके मुताबिक मोदी हुकूमत ये जो 3 बिल लेकर आई है, ज़री कवानीन बनाए जा रहे हैं, इनका जो वाद मकसद ये है कि किसानों का इस्तेहसाल किया जाए। इससे किसानों की बेहतरी नहीं होगी बल्कि किसानों के जो हालात हैं वो मज़ीद बुरे होंगे। इंडिया जो ऐसा मुल्क है जिनकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, वहाँ पर जो किसान हैं, हमने बहुत बार देखा है किसानों ने खुदकुशियाँ की हैं। और अब ये जो एहतजाज चल रहा है जिनमें सिख भी हैं, उसके बाद मुसलमान भी इसमें एहतजाज में शरीक हैं और बाकी जो मज़ाहब हैं, यहाँ तक कि हिंदू भी इस एहतजाज के अंदर शरीक हैं। ये सिर्फ सिखों तक बात नहीं अब रहेगी इस एहतजाज की, और हम इसके ऊपर बात क्यों कर रहे हैं या पूरी दुनिया अब इसके ऊपर बात क्यों कर रही है, क्योंकि ये एक इतना सीरियस मामला बनता जा रहा है कि जिसका शायद इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक भी वो इसको रियलाइज़ नहीं कर सके। सितंबर में जब ये एहतजाज शुरू किया गया तो उसके बाद पंजाब, हरियाणा और दूसरी रियासतों में एहतजाज किया गया, लेकिन उसके बाद किसानों ने गाहे बगाहे एहतजाज करते रहे। कई बार ट्रेनों को रोका, ट्रेनों को रोक कर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिशें की गई। इंडियन गवर्नमेंट और जो किसान तंजीमें हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मुज़ाकरात भी हुए दोनों के दरमियान, लेकिन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसानों का ये एहतजाज वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार कर गया और नवंबर के आखिरी हफ्ते में ये जो एहतजाज था ये मुल्क भर में फैल गया। किसानों ने दिल्ली का रुख कर लिया। दिल्ली को दूसरे शहरों से मिलाने वाले जो बड़ी शाहराएँ थी उनको बंद कर दिया गया। और नवंबर के बाद दिसंबर और उसके बाद जनवरी भी अब गुजर चुका है और अब हम फरवरी में बात कर रहे हैं, तो अब भी एहतजाज जारी है। इस दौरान हमने देखा कि 10 लाख ट्रैक्टर्स के साथ एक मार्च का ऐलान भी किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी रहा। मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने ही इसके ऊपर भी कवरेज की। हमने ये भी देखा कि ये जो एहतजाज था ये पुरअमन था, लेकिन उसके बाद इसमें जो वायलेंस का एक अंसर होता है वो भी इसमें आ गया। हमने देखा कि बहुत सारे किसानों की हलाकतें भी हुई, पूरी पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर निशान साहब को हमने लगते हुए भी देखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एहतजाज किया क्यों जा रहा है। तो अगर हम बहुत ही शॉर्टली इसको देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो कवानीन लेकर आए थे उनके मुताबिक अगर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो होता ये था कि जो इंडिया के अंदर जो अजनास की कीमतें हैं वो गवर्नमेंट उसका तयन करती थी और उस रेट के ऊपर जो किसान हैं वो उस गवर्नमेंट किसानों से वो तमाम अजनास को ख़रीदती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया उन कवानीन के ज़रिए से कि जितनी भी अजनास होगी उसकी कीमतें गवर्नमेंट तयन नहीं करेगी।
اور کسان کھلی منڈیوں میں اپنی اجناس کو بھی سیل کر سکیں گے، اور جو ریٹ ہے وہ گورنمنٹ اس کا تعین یعنی کہ نہیں کرے گی۔ اس کے اندر اور بھی بہت ساری شقیں ہیں، لیکن ہم ان قوانین کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بجائے ہم مطالبات کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ لیکن ان قوانین کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کے مین پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ چیزوں کا تعین نہیں کرے گی تو اس کی جو قیمتیں ہیں وہ کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ہر کوئی اپنی قیمت کے مطابق خریدے گا چیز اور بیچے گا بھی، کسانوں کو ان کی پوری قیمتیں نہیں ملیں گی۔ پاکستان کے اندر حالانکہ گورنمنٹ چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کا تعین کرتی ہے، سرکاری طور پر جاری کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے پاکستان میں ڈیلرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، جو اصل قیمتیں ہیں اس سے زیادہ مہنگی چیزیں سیل کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جو سرکاری جو قیمتیں ہیں ان کے اوپر چیزیں فروخت نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ اگر چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر 100% نہیں تو 40%، 50% لوگوں کو ان قیمتوں کے اوپر چیزیں ملتی ہیں۔ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی تھوڑی کنٹرول میں رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر جو اجناس ہیں ان کی قیمتیں گورنمنٹ ڈیسائیڈ ہی نہیں کریں گی اور جو کسان ہیں ان کو مافیاز کے ماتحت چھوڑ دیا جائے گا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مافیاز پاکستان میں بھی ویسے ہی ہے اور انڈیا کے اندر بھی کچھ جو ریالٹی ہے وہ پاکستان سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے اندر غربت ہے، مہنگائی ہے، ہمارے جو مین مسئلے ہیں وہ دونوں ملکوں کے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو جب قیمتیں گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی تو نیچے مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور ایک تو وہ کسانوں سے جو قیمتیں ہیں وہ کم کے اوپر ان سے چیزیں لیں گے، اور اس کے بعد جو سیل ہے وہ اسی قیمت کے اوپر کی جائیں گی۔ اگر ہم اس احتجاج میں جو کسان مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کی طرف آئیں تو مطالبات بہت ہی سمپل اور سادہ سے ہیں، ایسے ہیں جن کو مانا جا سکتا ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہو رہے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا احتجاج ہو رہا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی یعنی کہ بھارت میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن سکتا ہے۔ کسانوں کا جو سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے یہ جو بل لے کر آئے ہیں قوانین، ان کو فوراً واپس لیا جائے۔ اس میں کوئی شک یا کوئی ایسا نہیں ہے جن کو رکھ لیا جائے باقیوں کو واپس لیا جائے، مکمل طور پر یہ جو قوانین ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ اس کے بعد ایک مطالبہ کسانوں کا یہ بھی ہے کہ جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان میں 50% کمی کی جائے۔ ایک مطالبہ کسانوں کا یہ بھی ہے کہ حکومت کسانوں سے اجناس خود خریدے اور اس کی قیمت کا تعین بھی کریں، کیونکہ ان قوانین میں حکومت نے یہ بات کہی تھی کہ کسان کھلی منڈیوں میں اپنے اجناس کو سیل کر سکیں گے اور سرکار ان کی قیمتوں کا تعین نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ ایئر کوالٹی کمیشن آرڈیننس کو فوری واپس لیا جائے۔ اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے، میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس کے اوپر جا کر اس کے متعلق اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کسان رہنما ہیں جن کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں وہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں، اور جتنے بھی لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں اب تک ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے۔ تو اگر مودی گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے کہ کسانوں کا احتجاج ختم کروایا جائے تو حکومت کو چاہیے کہ ان مطالبات کو فی الفور مانے، کیونکہ جس طرح سے یہ احتجاج چل رہا ہے یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ لمبے عرصے تک چلنے والا احتجاج بن گیا ہے۔ اس سے پہلے جو شہریت کی قوانین کے متعلق آرڈیننس آئے تھے انڈیا میں، اس میں بھی احتجاج ہوئے تھے، لیکن وہ کووڈ آ گیا اس کے بعد اور حکومت نے اس کے اوپر اقدامات کیے اور وہ احتجاج زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکے۔ اس کے علاوہ بھی انڈیا میں ماضی میں جو احتجاج ہوئے ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، لیکن اس شدت کا، اس نوعیت کا احتجاج پہلے نہیں ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح بلیم گیم کی۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ملوث ہے۔ اب ان کو ذرا سمجھانے کی بندہ کوئی کوشش کرے کہ اگر انڈیا میں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا نہ ہی تو کوئی فائنینشیل فائدہ ہے، نہ ہی ہمیں کوئی اس سے کوئی اور فائدہ ملے گا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر پاکستان انڈیا میں اس طرح کی کوئی سازشیں کر رہا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے انڈین جو میڈیا ہے اس کے اوپر کہ سارا کا سارا پاکستان سے کنٹرول ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان خالصان موومنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے،
पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट के लिए ये सब कुछ कर रहा है किसानों के साथ मिलकर। तो इंडिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है जी, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये सारा का सारा जो हो रहा है ये पाकिस्तान करवा रहा है। तो ये सब कुछ स्टार्ट क्यों हुआ था, इसको अगर हम देखें तो स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ज़रूरी कवानीन लेकर आए थे। तो अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान करवा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कवानीन है वो भी पाकिस्तान के कहने पर लेकर आए गए। तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है बीजेपी गवर्नमेंट में। तो ये एक बहुत ही बेतुकी सी बात है, और अगर पाकिस्तान इस सब के अंदर मुलविस है तो इसका कोई सबूत वगैरह भी नहीं दिए। जब तक हम इस ब्लेम गेम से नहीं निकलेंगे कि पाकिस्तान में जो होता है हम इंडिया पर बगैर सबूत इल्ज़ाम लगा देते हैं, और जो इंडिया में होता है वो पाकिस्तान में बगैर सबूत इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उस वक्त तक हमारे मसले हल नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं कि ये मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज क्यों हो गया है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि दुनिया अब इसमें इसलिए इंटरेस्ट ले रही है, दुनिया के मशहूर लोग जो हैं सेलिब्रिटीज़ अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और किसानों के हक में वो बात कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देख लें, दुनिया की मशहूर शख्सियात इसके बारे में क्या सोचती हैं, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो फार्मर्स के हक में बात करते नज़र आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर्स जो हैं ये कोई दहशतगर्द तो नहीं है, या कोई ऐसी जमातें तो नहीं है, या कोई सियासी जमातें तो नहीं है जो कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये किसान हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये कोई शोबाजी के लिए ये सारा एहतजाज किया जा रहा होता या कहीं से फंडेड होता तो हफ्ता 10 दिन के बाद ये ख़त्म हो जाता। लेकिन किसानों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है अब इन एहतजाजों में, तो उम्मीद करते हैं कि इस सब के ऊपर कोई हमें अच्छी खबर देखने को मिलेगी। ये जो किसानों का एहतजाज है ये किस तरीके से ख़त्म करवाया जाएगा, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो जो किसानों के मुतालबात हैं जो कि बज़ाहिर जायज़ नज़र आते हैं उनके साथ निगोशिएट करें और इन मुतालबात को हल करेंगे। क्योंकि इतना लंबा जो एहतजाज हो रहा है ये अब तशद्दुद की तरफ जा रहा है, इसके जो नताइज है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और इसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा लाशें गिर सकती है। तो लाशों को गिरने से पहले हमने इन जिंदगियों को आपको बचाना चाहिए। आप कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो यही वो मौका है कि आपको साबित करना है कि आपके जो ये जो कवानीन है ये किसानों की बेहतरी के लिए है। और अगर इतना बड़ा तबका कहते हैं ना कि जमहूरियत में मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो जिनके लिए आप कवानीन बना रहे हैं जब उनको ही मंजूर नहीं है तो आप इन कवानीन को कैसे लागू कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसानों के एहतजाज में जो मुतालबात हैं वो कितने जायज़ हैं और कितने नाजायज़ हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, या आपको लगता है किसानों के मुतालबात में वज़न है। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।